जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। सारंडा का मामला कॉरपोरेट लॉबिंग के कारण विवादित हुआ, ऐसा स्थिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और झारखंड सरकार की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के विरोध के कारण उत्पन्न हो गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट झारखंड की झामुमो सरकार को सारंडा अभयारण्य बनाने से आदिवासियों को फायदे होंगे, नुकसान नहीं, इसका प्रचार करने का आदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर झामुमो और उसके डमी आदिवासी संगठन सारंडा को अभयारण्य बनाने का विरोध करती है। सरकार में भी झामुमो है और विरोध में भी झामुमो ही उतरी हुई है। यह आज की तारीख में राजनीति की वैचारिक पथभ्रष्टता का एक अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं। आइए इस मामले को भी समझने का कोशिश करते हैं। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में मैं वास्तव में न्यूज़ नहीं देता हूं, बल्कि उस न्यूज़ का एनालिसिस करता हूं जिसमें आदिवासी हित अक्सर निहित होता है। कई लोगों को लगता है कि मैं खबरें दे रहा हूं, लेकिन मैं खबरें नहीं देता हूं, बल्कि उस खबर के पीछे क्या कुछ हो रहा है उसका विश्लेषण करता हूं, ताकि आदिवासियों को उन मुद्दों की कई दिशाओं में जानकारी मिल सके। ज़रूरी नहीं कि मेरा विश्लेषण बिल्कुल सही ही हो, लेकिन इरादे तो नेक हैं कि उस खबर के मायने आदिवासियों के लिए क्या हैं और किस तरह से हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए मामले को समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के मूल रूप से 1968 में सारंडा गेम सेंचुरी या अभयारण्य के रूप में अधिसूचित लगभग 314 वर्ग किलोमीटर यानी कि 31,468.25 हेक्टेयर को पूर्ण वन जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिसूचना 3 महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभयारण्य में इस परिवर्तन से क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानूनों के तहत उनके अधिकार सुरक्षित रखने होंगे। साथ ही सारंडा अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी खनन गतिविधि पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने झारखंड को इस क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान के तहत अधिसूचना से 6 कंपार्टमेंट को छूट देने की भी अनुमति दी। पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार 1968 की अधिसूचना में अधिसूचित 126 कंपार्टमेंट वाले क्षेत्र को, जिसमें 6 कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट संख्या KP2, KP10, KP11, KP12, KP13 और KP14 शामिल नहीं है। इस निर्णय की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बार बार इस न्यायालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और विकास की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यही कारण था कि उन्होंने राज्य की कम क्षेत्रों में अभयारण्य बनाने की योजना को खारिज करते हुए 1968 के अधिसूचना के आधार पर ही सारंडा अभयारण्य घोषित करने का निर्देश देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48A और 51AG के मैंडेट, वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26A और विशेष रूप से भारतीय वन जीव संस्थान की रिपोर्ट के आलोक में राज्य 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन जीव अभयारण्य घोषित करने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता। साथ ही पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह इस तथ्य का व्यापक प्रचार करे कि इस फैसले से न तो व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित होंगे और न ही उक्त क्षेत्र के आदिवासियों और वनवासियों के सामुदायिक अधिकार प्रभावित होंगे। राज्य को उसने कहा इस तथ्य का भी व्यापक प्रचार करना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनज़र आदिवासियों और वनवासियों के सभी अधिकार व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों रूप से सुरक्षित रहेंगे। शीर्ष अदालत ने 2023 के गोवा फाउंडेशन मामले में अपने निर्देश को दोहराया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नोट किया कि सारंडा क्षेत्र में गलत सूचना और गलत प्रचार, कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगेंडा फैल रहा है, जिसके कारण स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच यह भ्रम पैदा हो गया है कि अभयारण्य घोषित होने से उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे और उनका विस्थापन होगा। आप इस बात को समझिए कि यह गलत सूचना किसके द्वारा फैलाई जा रही है।
16 नवंबर को कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया था, जिसे झामुमो द्वारा गठित आदिवासी संगठन ने किया था और उस ऐलान को झामुमो पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति के द्वारा भी समर्थन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद संगठन और राजनीतिक इकाई ने अपना आर्थिक नाकेबंदी वापस ले लिया। लोगों के बीच आदिवासी अधिकारों और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में राज्य को प्रचार प्रसार करने का आदेश से यह तो स्पष्ट हो गया और यह तर्कसंगत भी है कि अदालत इस बात से अवगत थी कि खनन में रुचि रखने वाले हितों, खासकर कॉरपोरेट लॉबी द्वारा ऐसा प्रचार फैलाया जा सकता है ताकि स्थानीय विरोध को भड़काया जा सके और सारंडा अभ्यारण्य की प्रक्रिया को रोका जा सके। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि राज्य ने 22 नए खनन पट्टों के लिए केंद्र को प्रस्ताव पहले ही भेजा है। सारंडा अभ्यारण्य का अधिसूचना जारी होने से उन 22 खनन पट्टों पर विराम लग जाएगा, यानी कि उन खनन पट्टों को लीज देने या प्रोस्पेक्टिंग लीज देने से जो MOU आदि पर साइन होकर राजनीतिक पार्टियां कमीशन लेती है, नेता कमीशन लेते हैं, उस पर भी रोक लग गई है। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया था कि झारखंड में पहले से ही 11 अभ्यारण्य हैं जहां कोई भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ है। जिस जगह पर बाघ आदि होते हैं वहीं विस्थापन के लिए प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कोर जोन और बफर जोन की व्यवस्था लागू होती है। सारंडा में बाघ का संरक्षण का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि वहां बाघ नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रचार का आदेश एक प्रतिकार या काउंटर मेजर के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने माना कि गलत सूचना के चलते लोगों में डर फैल रहा है जो अनावश्यक तनाव और विरोध का कारण बन रहा है। अपने पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही है और विरोध को भड़काया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ पर मुहर लगाई। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एक मौलिक कानून है। वन्य अभ्यारण्य घोषित करने की प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम के अधिकारों को खत्म नहीं करती, बल्कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों जैसे जंगल की जमीन पर अधिकार, संसाधनों पर अधिकार का सम्मान किया जाता रहेगा। अगर इसके संबंध में कभी कोई कंप्लेन आता है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों से आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है, तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि जनता को सही कानूनी सलाह देना लोकहित का विषय है। इसीलिए उसने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह स्थानीय भाषाओं में प्रचार करे कि सारंडा अभ्यारण्य से आदिवासियों के वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, उनका विस्थापन नहीं होगा और अभ्यारण्य का उद्देश्य जंगल और वन्य जीवों का संरक्षण करना है, न कि लोगों को बेघर करना। भारत जैसे देश में कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टी इसी तरह आदिवासियों को बरगलाकर आंदोलन कराते हैं ताकि संविधान और कानून के तहत न्यायपूर्ण व्यवस्था को दरकिनार कर कॉरपोरेट हित में और आदिवासियों के विनाश के लिए विकास योजनाओं को लागू किया जा सके। सारंडा अभ्यारण्य वाले मामले में झामुमो एक तरह से दोहरी भूमिका करते हुए पकड़ी गई और उसने इस समय तो स्वीकार कर लिया, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी जैसे ऐलान को वापस लेना पड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं करती तो आर्थिक नाकेबंदी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश का अवमानना माना जा सकता था। 7 ग्राम सभाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन डालने के मामले को भी मैंने संदेह से देखा था। मुझे उन सब के आवेदन में किसी की साजिश हो सकती है ऐसा संदेह था, क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ तक दावा कर सकते हैं उसकी तो हमें भी आदिवासी होने के कारण पता तो है ही। राज्य द्वारा बार बार अपना रुख बदलने पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम पाते हैं कि राज्य बार बार अपना रुख बदल रहा है। इससे पहले उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि 126 कंपार्टमेंट्स जिन्हें 1968 की अधिसूचना झारखंड गठन से पहले के तहत सारंडा के खेल अभ्यारण्य यानी कि सारंडा गेम सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया गया था, में किसी भी प्रकार का खनन उत्कार्य नहीं किया गया है और न ही खनन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का कोई डायवर्जन किया गया है। इसके बाद रुख बदल दिया गया, जिसमें राज्य ने प्रस्तुत किया कि वह 31,468 हेक्टेयर के मूल क्षेत्र के बजाय 57,519 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का विचार कर रही है। इस रुख को फिर से बदल दिया गया और अंततः राज्य अब केवल 29,941 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने के लिए अनुमति लेने के लिए कोर्ट के सामने आवेदन करती है।
और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिन क्षेत्रों को राज्य सरकार सारंडा अभयारण्य से बाहर रखना चाहती है, उन्हीं क्षेत्रों के लिए 22 नए खनन पट्टों की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी है। अब यह बात आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कॉरपोरेट लॉबिंग के कारण क्षेत्र के आदिवासियों का विरोध सारंडा अभयारण्य बनाने के खिलाफ करवाया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी भांप लिया। मेरी समझ तो यही कहती है कि सारंडा अभयारण्य घोषित होने से सारंडा क्षेत्र को विश्व का सबसे प्राचीन स्थल वन माना जाता है, जो पारिस्थितिक रूप से भी मूल्यवान है। अब उसे बचाए रखने की दिशा में यह फैसला अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इस क्षेत्र की जैव विविधता में जंगली हाथी, तेंदुए, विभिन्न तरह की पक्षियाँ और बहुत ही कम ज्ञात प्रजातियाँ भी शामिल हैं। वैसे प्रजातियों के लिए यह महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अभी बनेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। यह कदम वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक मजबूत न्यायिक प्रयास का संकेत देता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो खनन और भूमि उपयोग के दबाव में है। यह अलग बात है कि सारंडा के आदिवासी भी खनन और भूमि उपयोग के दबाव को कॉरपोरेट दबाव के कारण नहीं समझ पा रहे थे, जबकि तथ्य यह है कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदिवासी अधिकारों को इसमें शामिल किया है, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण और मूलवासी और आदिवासी अधिकारों के बीच एक उल्लेखनीय मामला बन जाता है। इस आदेश के बाद राज्य को किन बातों पर और ध्यान देना होगा, यह भी गौर करने वाली बात है। हालांकि आदेश में स्पष्ट है, लेकिन राज्य सीमाओं, वास्तविक सुरक्षा और प्रवर्तन को कैसे सुनिश्चित करता है, यह भी बहुत मायने रखेगा। केवल घोषणाएं ही हमेशा ज़मीनी सुरक्षा में तब्दील नहीं होती। वैसे भी राज्य सरकार की नीयत को हमने उनके बदलते हलफनामे के रूप में देखा ही है कि ये इतने दफ़ा जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने में बदले गए हैं, वह भी कॉरपोरेट लॉबिंग का ही असर आप कह सकते हैं। और क्षेत्र में जो विरोध प्रदर्शन आपने देखा, उसमें भी कॉरपोरेट लॉबिंग की आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि क्षेत्र के आदिवासी इस लॉबिंग को नहीं समझते होंगे, वे तो सिर्फ अपने अगुओं या नेताओं के मार्फत आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, ताकि जिन भी खबरों का विश्लेषण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा उसकी जानकारी आपको भी हो सके। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।